Okay, guys, my voice is audible. हाँ ऑडिबल। ओके, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने रीड किया था कि डीएचसीपी क्या होता है, डीएचसीपी वर्क कैसे करता है। हमने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, स्विच के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्लियर कर ली थी बाय यूजिंग द टूल दैट इज़ कॉल्ड द पैकेट ट्रेसर। अगर आपने लाए सुमित, आप अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर आपने देखे तो आपको पता लग गया हुआ होगा कि ये कैसे काम करता है पैकेट ट्रेसर्स। और हमने, क्योंकि पैकेट ट्रेसर एक टूल है जिसके जरिए हम जो भी आप राउटर सुन रहे, राउटर हर स्विचेस, उस पर हम वो काम कैसे होता है इंडस्ट्री में, वो एक वर्चुअल बना दिए एक तरह से। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड द पैकेट ट्रेसर। इसी तरह से अगर आप एडवांस चलते हैं इन द नेटवर्किंग, तो इसी का एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आता है, वो आता है GNS3। तो फिलहाल हमने पैकेट ट्रेसर पे कुछ एक छोटी सी लैब करी थी इन द लास्ट लेक्चर। तो अच्छा, सत्येंद्र, कुछ डाउट है कल की क्लास में? नहीं नहीं समझे, कोई डाउट नहीं, क्लियर। ओके, मुझे मेरी वॉइस की नहीं आ रही है। तो आज हम पढ़ेंगे अपीपा। तो सबसे ठीक पहले है, ये क्या होता है? अपीपा में, अपीपा। अपीपा देखो, अपीपा की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। हाँ, ये देखो, अपीपा स्टैंड फॉर automatic private internet protocol addressing. Sorry, I'm going wrong. Automatic private internet protocol addressing. It is a feature of Windows based OS that enables a device to automatically self configure with a private IP address. देखो होता क्या है कि मैं DHCP में मैंने क्या कहा था, मैं जो लास्ट लेक्चर करवाया था, तो DHCP क्या करता था, डायनेमिकली एक होस्ट को IP एलोकेट करता था। ओके, आप सुमित, आप देखेंगे लास्ट क्लास में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कल नहीं DHCP, था। हाँ, तो DHCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो वो क्या करता था कि जो भी होस्ट आता था उसको डायनेमिकली, जैसे होस्ट आया उसको उसने आईपी प्रोवाइड कर दी, और जैसे ही वो, और आईपी जो दिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए देने, यानी कि 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और जैसे ही टाइम उसका ओवर हो गया उसने वो आईपी उससे पैच कर ली, यानी वापस ले ली। तो उसको कहा कि अगर तुम दोबारा से रिक्वेस्ट डालो डी के लिए, तब जाके मैं तुम्हें एक दोबारा से एक आईपी दूंगा। और फिर वो एक पर्टिकुलर एक इंटरवल होगा 5 मिनट का, 10 मिनट का, और उसके बाद वो अपनी आईपी दोबारा से वापस खींच लेगा, या फिर अपनी रिटर्न ले लेगा भाई आईपी। ये DHCP होता था, डायनेमिकली DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि डायनेमिकली आपके होस्ट को आईपी प्रोवाइड करता था। अब होता क्या था कि ये तो DHCP ने कर दिया, DHCP का हुआ ये ये DHCP क्या करता था कि पूल बना हुआ था, तो पूल में से ये गलत ले रखे हमने, तो क्या करता था वो पूल से अपना जो भी आईपी था वो दे देता था हमने। ये हमारा हो गया होस्ट एच। तो ये आईपी का पूल था, तो पर्टिकुलर जैसे ही कोई आईपी की डिमांड करता था तो वो उसको दे देता था। अब हुआ क्या था कि ये समझिए आईपी का पूल है या एक सर्वर है, ठीक है। जैसे ही होस्ट ने, कोई एक होस्ट आया, उसने इसको आईपी दी कोई पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, जैसे 5 मिनट पूरे हुए, इसका टाइम पूरा हुआ, आईपी स्नैच कर ली। फिर कोई भी ऐसे ऐसे कितने होस्ट आते रहते हैं, सपोज करो ये तो एक होस्ट है आपके, आप सपोज करो आप किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, तो एक वेबसाइट पे 1 मिनट में कितने लोग एक्सेस करते होंगे। कई बार तो इतना, कई बार देखा होगा CBSE की साइट होती है, कोई साइट होती है, इतने यूज़र बढ़ जाते हैं कि सर्वर भी क्रैश हो जाता है। क्यों होता है क्रैश ऐसा?
क्योंकि क्या होता है, एक सर्वर की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है इतने होस्ट को हैंडल करने की, ठीक है। और हर होस्ट को एक आईपी चाहिए जिसके ज़रिए वो अपना डाटा सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब सपोज़ करो हज़ार होस्ट आ गए, तो उसके लिए तो जो आईपी चलेगी वो डायनेमिकली असाइन होगी, क्योंकि स्टैटिकली आप आईपी असाइन करोगे तो कितने को करोगे, 10 को करोगे, 20 को करोगे, और उसके बाद वो यूज़र चला गया तो आपकी आईपी तो वेव चली गई ना। तो वो आईपी को इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो आपका ये बनाया गया था डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। अब सपोज़ करो कि आपका ये डीएचसीपी वाला सर्वर जो था ये काम करना बंद कर गया, डीएचसीपी का सर्वर काम करना बंद कर गया आपका। तो इन दैट केस आपके नेट होस्ट को कुछ तो चाहिए ना अपनी कनेक्टिविटी करने के लिए। ये सपोज करो ये आपका, बिल्कुल चाहिए। हाँ, ये इंटरनेट है आपका, राउटर लगा लीजिए कुछ भी। अब ये देखो, ये आपका होगा राउटर, ये राउटर है। अब भाई साहब हमारे डीएचसीपी ने तो जवाब दे दिया कि डीएचसीपी बोला कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, उसने तो काम करना बंद कर दिया डीएचसीपी ने। हाँ, डीएचसीपी बोला कि मेरा इसकी वर्किंग होगी बंद। अगर वर्किंग कर रहा है डीएचसीपी तो कोई इशू ही नहीं है अपना। लेकिन अगर डीएचसीपी ने अपना वर्क करना बंद कर दिया, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, तब काम आएगा अपीपा। क्या काम आएगा? अपीपा। अपीपा का बता, तो यहाँ पर, हाँ, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, अपीपा आपको बताया। तो हुआ क्या था अपीपा में कि यहाँ से, अब सपोज करो ये चीज़, मैं एक बार डायग्राम कनेक्ट कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियर होता जाए। ठीक है, अभी सपोज करो आप एक यूज़र हो, आप भी कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो वो एक होस्ट है इसके लिए, सर्वर के लिए। अब ये जो अब डीएचसीपी वाला पूल था ये तो हो गया बंद। अब कनेक्टिविटी कैसे जाएगी आपकी? आईपी तो चाहिए कनेक्टिविटी करने के लिए। तो आईपी के लिए हमारे पास एक प्राइवेट आईपी की रेंज बनी हुई है। जो प्राइवेट आईपी की रेंज बनी हुई है वो 169.255.0.0 से। हाँ हेलो जी, बोलिए। हाँ, मेरा ना एक डाउट था, जैसे अभी ये गूगल का सर्वर है, हाँ हाँ, तो ये डीएचसीपी यूज करता है या पीपा यूज करता है, कैसे है इसका? देखिए क्योंकि जैसे अभी मैंने गूगल ओपन किया, वो आपने डीएचसीपी यूज किया, करता है, ऐसे डीएचसीपी। बहुत सारे मल्टी हाँ हाँ बिल्कुल, वो डीएचसीपी यूज करता है आपका। गूगल जो है, डीएचसीपी करता है। गूगल आपका डीएचसीपी यूज करता है। तो इसके जो पूल जो आप बता रहे हो, तो इसमें कितनी आईपी रहती है, जैसे फिर भी कुछ कोई क्वांटिटी है या अनलिमिटेड रहती है? क्या, किस चीज़ की? डीएचसीपी की या अपीपा की? बता रहे हो, अपीपा की करो क्या, डीसीपी? हाँ, नहीं, डीएचसीपी अभी तो नहीं, देखो डीएचसीपी का, देखो डीएचसीपी आपको पता, आपको नीड, कल मैं आपको नीड बताई थी, नीड क्यों पड़ी डीएचसीपी की? हाँ हाँ, नीड इसलिए पड़ी कि एक्चुअली हाँ, जो नीड है जो अपनी इसीलिए पड़ी ना कि एक रेंडमली अगर हम किसी को आईपी असाइन करते हैं तो ऐसे तो हमारा सारा का सारा आईपी खत्म हो जाएंगे। तो वही है कि जो एक फिक्स टाइम के लिए आईपी असाइन होती है, देन उसके बाद वापस हो जाती है ना? हाँ हाँ, तो जिससे कि हमारे मल्टीपल यूजर को हम आईपी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ हाँ, अब ये क्या है, देखो आपका जो पूल बना हुआ है ना, पूल में हजारों आईपीस पड़ी हुई है एक पर्टिकुलर सबसेट की। अभी सबसेट को आप कहोगे, हाँ, ये एक रेंज होती है एक सर्वर के पास, एक आईपी का जैसे मैंने सिमुलेटिंग एक कंसेप्ट हमने करवाया था। तो एक हमारे पास जो पब्लिक आईपी की रेंज होती है फुल, तो पब्लिक आईपी क्या होती है, जो आउटर नेटवर्क की है। तो वो जो आईपी पब्लिक आईपी में है, उसके पास वो उसमें से है दे रहा आईपी आपके पास, उसके पास हजारों आईपी से पड़ी हुई है जो स्पेयर में है, जो कहीं यूज़ नहीं हो रही, वो इसके पास सर्वर के पास पड़ी हुई है, उसके पास तभी तो वो दे पा रहा है। अगर वो सपोज करो वो आईपी ऑलरेडी किसी और के पास एलोकेट होगी तो वो कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, कैसे डाटा, वो डाटा किसी और के पास सेंड हो जाएगा।
इसके पास हज़ारों आईपीस का पूल पड़ा होता है जो कभी यूज़ ही नहीं है, जो जब ली और ले लिया। जैसे आप सपोज करो ना, जैसे कि कोई प्राइवेट आपके पास एक नंबर दिया जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो जब 2 दिन के तक आपके पास है, जो थर्ड डे होगा वो कोई और यूज़र होगा। या फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो होटल रूम्स का, 2 दिन तक आप तो वो कमरा आपका है, तीसरे दिन किसी और का होगा। तो जितने टाइम की ज़रूरत होगी तब तक वो आईपी अलोकेट कर दी जाएगी, उसके बाद वो आईपी स्नैच कर ली जाएगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अपीपा की। अपीपा में क्या था, अब सपोज करो डीएससीपी एक काम मतलब कि शॉर्ट बंद हो गया, किसी वजह से काम करना बंद कर गया, तो इन दैट केस हमें कनेक्टिविटी तो चाहिए अपने राउटर से, ताकि हम अपने भेज सके अपना डाटा, जो भी सेंड और रिसीव कर सके। तो इन दैट केस सत्येंद्र ने छोड़ दिया। तो इन दैट केस हमारे पास एक आईपी हमने बनाया, दैट इज़ कॉल्ड अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा की जो रेंज शुरू होती है वो 169 से शुरू होती है। ठीक है। 169.0.0.0 से 169.255.255.254 तक ये इसकी रेंज है अपीपा Okay. की, ठीक है। और सबनेट मास्क जो रहेगा वो 255.255.0.0 रहता है इसका, ओके। ठीक है। अब हमें अपीपा की रेंज पता लग गई, तो अब और अपीपा होता क्या है ये पता लग गया, और अपीपा की ज़रूरत क्या है ये हमें क्लियर हो चुकी है। अपीपा जो है वो बेसिकली एक कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है जब आपका डीएचसीपी काम करना बंद कर देता है, ताकि आपके कनेक्टिविटी, आपके होस्ट को कनेक्टिविटी मिलती रहे। अब हुआ क्या है, ठीक है, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, अपीपा का यूज़ किया है और अपीपा चाहिए कि नेटवर्क में, ठीक है जी। अपीपा जी फीचर विंडो बेस्ड ओएस दैट इनेबल्स डिवाइस टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर विद द प्राइवेट आईपी। ये आईपी वही है कि हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, अपने आप कॉन्फ़िगर हो जाती है जब भी उसको दिखता है कि डीएचसीपी काम करना बंद कर गया है, वो अपने आप प्राइवेट आईपी की जो रेंज है उसमें से एक आईपी उठा के दे देगा और आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। हेलो। हाँ सत्येंद्र, एक बार थोड़ा सा इसको अपीपा को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा मेरा कॉल आ गया था तो इसी चक्कर में डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं मैं बता देता हूँ। देखो अपीपा क्या है यार, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा का यूज तब होता है जब डीएचसीपी काम करना बंद कर जाता है किसी कारण से, तो आपको वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट एक आईपी असाइन कर देता है उस होस्ट को, ताकि वो उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। और जो आईपी वो अलोकेट करेगा उसकी रेंज फिक्स है 169.0.0 से 169.255.255.254 तक की। इसी रेंज में से एक आईपी उठा के आपको दे देगा आपके होस्ट को, ठीक है। ये अपीपा की रेंज है, और जो सबनेट रहेगा वो 255.255.0.0 रहेगा इसका। तो आईना जो है, आईना पता होगा आपको, आईना जो है वो जितनी भी आईपीस होती है ना, जैसे आपका बैंकों के लिए आरबीआई बना है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे आपके पूरे आईपीस की जो आईपी एलोकेट करता है उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो बनी आईना। आईना ही आप हर बड़ी से बड़ी आईएसपी को एक जो आईपी रेंज, जो कितने मुझे आईपी लेनी है, जो आईपी का गुच्छा या सेट दिया जाता है, वो सेट कौन देता है? सेट देता है आईना। चाहे वो एयरटेल आ गई, टाटा आ गई, जियो आ गई, या कोई भी आईएसपी आ गई, उनको जो रेंज दी जाती है वो आईना के थ्रू दी जाती है। तो आईना ने भी अपीपा के लिए जो रेंज है वो रिजर्व कर रखी है। हाँ सत्येंद्र, अब अपीपा का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों चाहिए हमें और कैसे काम करता है? नहीं, थोड़ा सा अभी देखो यार, हाँ अब मैं इसको। बताता हूँ। देखो यार क्या है, ये होस्ट है आपका, ठीक है। ठीक है। डीएचसीपी में क्या होता था, आईपी का पूल होता था ना, आईपी का पूल था। हम्म। तो जैसे ही
होस्ट आया, कोई भी होस्ट आया, उसने उसको आईपी दी, उसने अपना काम करा, 5 मिनट का टाइम के बाद आईपी स्नैच कर ली और कनेक्टिविटी ख़त्म। फिर दोबारा से कहेगा कि भाई अगर तेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो दोबारा से रीलॉगिन की रिक्वेस्ट डाल, होस्ट को कहेगा ना। तो ऐसे ऐसे कनेक्टिविटी बनी रहती थी। अब एक ये देखो, ये जो DHCP सर्वर जो है ये हमारा काम करना बंद कर गया। DHCP सर्वर की कनेक्टिविटी किसी कारण से ख़त्म हो गई तो क्या होगा कि तो हमारे नेटवर्क में हमें कनेक्टिविटी तो चाहिए ना, और कनेक्टिविटी के लिए हमें IP चाहिए। तो IP कैसे असाइन होगी कि DHCP तो काम कर नहीं रहा, तो इसके लिए हमने प्राइवेट IP की एक रेंज बना दी। ठीक है, प्राइवेट IP की रेंज बना दी जो 169 से शुरू हो रही है आपकी, ताकि वो उसमें से प्राइवेट IP की रेंज में से अपने उस होस्ट को एक IP असाइन कर देगा, जिसके ज़रिए वो अपनी कनेक्टिविटी जो है, अपना डेटा ट्रांसफ़र या जो रिसीव है वो कंटिन्यूस कर सके। ये होता है अपीपा की नीड। जब DHCP काम कर रहा है, ओके, DHCP फेल हुआ, अपीपा काम करना शुरू कर देगा अपना। तो अपीपा देखो, अपीपा यही है बेसिकली। अच्छा, ये DHCP जो है वो किस केस में फेल होता है? देखो DHCP बहुत कारणों से फेल होता है। DHCP में क्या होता है, देखो यार, पर्टिकुलर केवल लोड आया था DHCP में है। अब हर DHCP की भी जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं DHCP का, वो कई कारण होते हैं। पहला तो होता है कि यार कि लोड ज़्यादा आ गया। एक जो DHCP का सर्वर जो बना हुआ है उसकी भी कैपेसिटी होती है, अलग अलग आते हैं आपके, ठीक है ना। ये इतने होस्ट हैंडल कर सकता है, इतने होस्ट हैंडल कर सकता है, तो भाई इतना एक पर्टिकुलर IP असाइन कर सकता है ना। हर होस्ट की कैपेसिटी होती है, तो सॉरी, हर सर्वर की कैपेसिटी होती है, वो इतने होस्ट हैंडल कर सकता है। तो आपका क्या होता है कि सपोज करो 1000 होस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी है, उस पर 10,000 होस्ट आ गए या 5,000 आ गए, तो क्या होगा, उस सर्वर क्या होगा, क्रैश नहीं हो जाएगा आपका। आप पे एक बंदा है, बंदे की कैपेसिटी अगर 50 kg लोड कैरी करने की है, उस पर 100 kg कैरी कर देगा, डेफिनेटली मामला ख़त्म होएगा ना यार। तो वही चीज़ इसके अंदर है। अगर ओवरलोड हो जाता है तो वो DHCP काम करना बंद कर जाता है। फाइबर कट हो गया कि या फिर पावर केबल कट हो गई, उसकी वजह से DHCP काम करना बंद कर जाता है। लोकल ये तो फिजिकल एलेबल का रीज़न है। तो कई सारे कारण होते हैं आपके जिसकी वजह से DHCP भी काम करना बंद कर जाता है। तो अभी इन दैट केस अपीपा जो आता है वो विंडो बेस्ड OS का फीचर है, तो इनेबल डिवाइस टू ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फ़िगर विद द प्राइवेट IP एड्रेस। एक होस्ट को ऑटोमेटिकली एक प्राइवेट IP एड्रेस असाइन कर देता है ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे और आपका विदाउट एनी लॉस आप अपना जो भी डाटा सेंड एंड रिसीव कर सको। तो अपीपा की हमें पता लगे, अपीपा होता क्या, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है और ये प्राइवेट IP असाइन करता है। प्राइवेट IP की रेंज होती है 169.0.0.0 to 169.255.255.254। रेंज भी पता लगी हमें, ठीक है। सबनेट मार्क्स रहता है 255.255.0.0। ओके जी, देखो अपीपा तब IP असाइन करता है जब कोई होस्ट का बात कर रहा है, लेकिन जब DHCP अनरीचेबल हो जाता है, जब DHCP अनरीचेबल हो जाता है। DHCP रीचेबल है, अपीपा का कोई काम नहीं है। DHCP अनरीचेबल हुआ, अपीपा आ गया अपने पास ताकि कनेक्टिविटी रुके। अपीपा ओवरकम्स द DHCP सर्वर फेलियर। DHCP सर्वर फेल हुआ, अपीपा विल वर्क, अदरवाइज अपीपा का कोई काम नहीं है अपने नेटवर्क के अंदर। तो काम कैसे करता है अपीपा? डिवाइस हु वांट टू कम्युनिकेट सेंड डिस्कवर मैसेज टू DHCP। कोई मैसेज भेजेगा DHCP को कि भाई मुझे IP दे दो। अगर DHCP फेल हो गया, ठीक है, दैन द डिवाइस सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड विद द IP एड्रेस आर टू यूज टू चेक एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट एरर और नॉट। Simultaneously the client look up for DHCP. If DHCP available, then it update the address automatically by replacing the one. DHCP अवेलेबल हुआ तो वो ऑटोमेटिक असाइन कर देगा एड्रेस, नहीं हुआ तो अपीपा काम कर देगा। इस टाइप का DHCP स्विच PC1 PC2।
ये अनअवेलेबल। तो ये देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आर्क मैसेज गया और सेल्फ कॉन्फ़िगर कर दी क्या, एक प्राइवेट आईपी जिसे कहते हैं पीपा 169 की रेंज की एक आईपी इसने कॉन्फ़िगर कर दी इसके अंदर। अब अपीपा का भी यार एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अपीपा का नेगेटिव पॉइंट क्या आ गया, अब डीएचसीपी में होता क्या था, कोई होस्ट आया उसके लिए एक पर्टिकुलर मिनट्स की हमने उसके लिए एक सेशन टाइम बनाया कि ये 5 मिनट्स तक तुझे मैं आईपी दूंगा या 10 मिनट्स तक आईपी दूंगा, और जैसे ही उसका टाइम ओवर हो गया तो उससे आईपी खींच ली गई। लेकिन अपीपा भाई साहब जो बड़े ही बड़े वाले हैं, ये क्या करते हैं, जो सी आईपी जिस होस्ट पे चिपका दी वो आईपी उसी पर रुक जाएगी। समझ रहे हो बात मेरी? अगर ये आईपी सपोज करो ये होस्ट आया, इस होस्ट पे एक आईपी दे दी गई, लाइक इस होस्ट पर एक आईपी हमने दे दी 169.0.0.1। अब ये क्या करेगा, ठीक है इस होस्ट ने अपना डाटा वाटा सेंड कर लिया, काम हो गया पूरा। अब ये आईपी इस पे ही साइन हो जाएगी 169.0.0.1। ये आईपी से स्नैच नहीं करेगा, बाद में काम होने के बाद इस होस्ट पे चिपक के रह जाएगी। यदि तो फिर इसकी आईपी खत्म हो जाएगी रेंज में। तो वही तो बात है ना, वही तो बात है। तो इसके लिए भी सोल्यूशन निकाला गया अपने पास, हर चीज़ का सोल्यूशन है ना अपने पास। जैसे तो कि वरना तो ये जैसे आपने बताया कि हाँ ऐसे आईपी हमारी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने भी ये सोचा ऐसे तो रेंज हमारी ख़त्म हो जाएगी, आईपी कितने पीपा का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा अपना। तो इसके लिए डीएचसीपी की जो आईपी होती है, सॉरी पीपा की जो आईपी होती है वो हमें मैनुअली रिमूव करनी पड़ती है। कई इसके मेथड्स होते हैं इसके, देखते हैं इसको। देखो ये एक बात कह रहा है, पीपा इज इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट इन विंडो व्हेन एवर द डिवाइस नेटवर्क इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड फॉर डीएचसीपी। और पीपा को हम डिसेबल कर सकते हैं बाय एडिटिंग द विंडो रजिस्ट्री सेटिंग द वैल्यू टू 0। जो विंडो रजिस्ट्री की वैल्यू जो है वो हम 0 सेट करके पीपा को डिसेबल कर सकते हैं। या फिर इसको एक तरीका और होता है, अपना कंट्रोल आर करो और लिखो देखो ये सारी की खुल गई ना ये, तो इसमें से एक होता है इसका ऑप्शन, मैं आपको बताऊंगा इसको बाद में। इसके वैसे कई तरीके होते हैं। पहला तरीका तो मैं आपको उसको बताता रहता हूँ, एक मिनट रुकिए मुझे। तो ये हो क्या रहा है, इसके अंदर हम रजिस्टर को, जो रजिस्टर होता है आपकी मेमोरी होती है उसको एडिट कर रहे हैं। REG रजिस्टर EADIT एडिट यानी कमांड चलाई है, इसके जरिए हम वो पीपा को अपना डिसेबल कर सकते हैं जो आईपी उस पर कॉन्फ़िगर्ड है। हाउ टू नो दैट द गिवन आईपी प्रोवाइडेड बाय होम, तो कैसे पता लगेगा? एक तो सिंपल सा तरीका है यार, आईपी की पीपा की तो रेंज ही फिक्स है, इस रेंज का है, तो सिंपल सी बात है कि पीपा का ही आईपी है। नहीं तो एक तरीका और बता रखा है इसका, CMD में जाओ, देखते हैं यार, IP config/all
सारे आईपीस खुल गए आपके। देखो इसमें सारा कुछ लिखा हो, डीएनएस सर्वर की आईपी ये रही, प्राइवेट वीन्स की आईपी ये है। तो वो डीएससीपी इनेबल है या नहीं, यस है देखो। तो डीएससीपी इसमें एक्टिव है, इसमें भी आपके होस्ट में ये कंप्यूटर जो है इसमें भी हमारा जो डीएससीपी काम कर रहा है, क्योंकि ये भी तो होस्ट है मेरा लैपटॉप जो भी है, इसमें भी तो ये एक ऑटोमेटिक आईपी सेंड कर रहा है ना इसके ऊपर, इसके ज़रिए हम अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस ये दे रखा है 6759 एंड सबनेट मास्क है। इसमें आपको कोई भी 169 की आईपी नहीं दिख रही है, तो मतलब कि ये सारा डीएससीपी पे काम कर रहा है। ये पीपा इसमें यूज़ नहीं हुआ हमारे वाले के सिस्टम में, तो डीएससीपी अपना सक्सेसफुली रन कर रहा है। वरना ये आपका कुछ भी हो लैंड एडेप्टर में आईपी वर्जन 4 एड्रेस के अंदर ऐसे आईपी आपको शो हो जाएगी 169 रेंज की। तो अब ये पीपा की हम एडवांटेज कर रहे हैं। पीपा का हम यूज़ तो समझ में आ गया, पीपा काम क्या करता है, रेंज क्या होती है और कैसे वर्क करता है। तो अब पीपा की कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो पहली डिसएडवांटेज तो मैंने बता ही दी। अब पीपा किसी पे भी होस्ट पे आता है तो वो आईपी उसी पे अटैच हो जाती है, ठीक है। तो आईपी उसी के लिए बाइंड हो जाती है, तो हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करके वो पीपा की आईपीज़ को रिलीज़ करना पड़ता है। तो फीपा एड्रेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉर यूज़ ऑन लोकल नेटवर्क्स ओनली, हम लोकल नेटवर्क्स पे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। पीपा डज नॉट प्रोवाइड द नेटवर्क गेटवे एड्रेस एज डीएससीपी। तो नेटवर्क गेटवे का एड्रेस जो होता है, जो डीएससीपी में दिया जाता है, वो पीपा में मेंशन नहीं किया जाता है, वो प्रोवाइड नहीं करता है। खाली वो सिर्फ एक रेंज प्रोवाइड करता है, एक सबनेट दिया जाता है, गेटवे का कोई इससे लेना देना नहीं है। और पीपा कॉन्फ़िगर डिवाइस फॉलोज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन रूल, यानी कि आपका पॉइंट टू पॉइंट 1 to 1 जो कॉन्फ़िगर डिवाइस होते हैं ना, 1 to 1 डिवाइस जो होते हैं उसी पे अपीपा कॉन्फ़िगर होता है। बाकी डिवाइस के लिए अपीपा काम नहीं करता। ओके, तो अब ये चीज़ देखो कि एक तरीका तो मैंने आपको बताया था
कि यहाँ से एक तरीका और होता है इसके अंदर यार, पीपा को डिसेबल करने का, मैं बताता हूँ। सपोज करो को आईपी आपकी अटैच हो चुकी है पीपा के अंदर, तो इसके अंदर देखो ये एक जो आपको दिख रहा है ना QoS पैकेट शेड्यूलर, तो आप इसको अनटिक कर देना। अगर बाय द वे पीपा की आईपी जो अटैच हो चुकी है इसको आपको रिमूव करना, तो एक मेथड ये रहता है, आपको इसको अनटिक करना है और ओके कर देना है। आपकी जो पीपा वाली आईपी हो जाएगा इसके बाद, क्या कर रहे हो, इसके बाद रिमूव हो जाएगी। देखिए 2-3 मेथड्स होते हैं एक ही काम को करने के, अगर वो नहीं तो वो नहीं तो वो, उसमें से एक मेथड आपका ये है। एक मेथड मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर हाँ अगर अफीफा की आईडी जो ऐड हो गई हाँ हाँ, तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या सिस्टम पर? पीपा जो है जैसे वो, भी आप बता रहे हैं रिमूव करना हाँ है पीपा तो जो, देखिए बताऊँ क्या होता है, पीपा एक प्राइवेट आईपी है, ओके, दिस इज़ नॉट ए पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ठीक है। अपीपा में आपके क्या है, और वो जो अपीपा क्या करती है 1-to-1 कनेक्टिविटी देती है आपकी। ये देखा ना हमने मेंशन किया, डिसएडवांटेज क्या है, 1-to-1 कनेक्टिविटी होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि आप बहुत सारी जो साइट्स है आप ब्राउज़ नहीं कर पाते। अगर वो आपकी आईपी पे ऐड होगी, आपके होस्ट पे ऐड होगी, तो आप बहुत सारी आईपीज अनरीचेबल चली जाएगी आपकी वेबसाइट्स। इसी वजह से हमें अपीपा को हटाना पड़ता है उसकी आईपी को, वो बहुत सारी साइट्स आपकी ओपन नहीं होगी। तो ये जो डोमेन वाले जो लैपटॉप होते हैं तो इनमें अफीफा आईडी यूज होती है? डोमेन लैपटॉप समझे कैसे लैपटॉप? डोमेन वाले जो होते हैं, जैसे जो कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं अपने लैपटॉप, तो उनमें काफी सारी साइट्स हैं जो ओपन नहीं होती हैं, तो क्या वो अब उसमें अरे वही अफीफा आईडी यूज होती है? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर ACL यूज होता है। मैंने आपको लास्ट कंसेप्ट बताया था, एक्सेस लिस्ट अच्छा। मैपिंग करी जाती है, याद है ना, हम्म परमिट डिनाई कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स याद आ रहा हो आपको, एक्सेस लिस्ट, बताया परमिट, था आपने। है ना, ये कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स आपको। तो परमिट हम्म डिनाई वाला था, तो कंपनी जो करती है वो एक्सेस लिस्ट यूज़ करती है। ये तो हमारा सिंपल एक डेली यूज़ का कंसेप्ट है जो पीपा का, मैं ओके। उसकी बात कर रहा हूँ आपकी। अगर बाय द वे पीपा कॉन्फ़िगर हो गया आपकी इसके अंदर, डिवाइस के अंदर, तो आप बहुत हम्म सारी साइट्स आप अनरीचेबल बन जाएगी आपकी वो, क्योंकि उनको एड्रेस मिलेगा ही नहीं उस आईपी को। वो प्राइवेट आईपी है, वो उस जब उसके सर्वर के पास जाएगी तो वो ओपन ही नहीं होने देगा उस आईपी को। उसकी बहुत लिमिटेशन है ना पीपा की, ओके। वरना तो पीपा यूज़ कर लेते हम, DHCP की जरूरत क्या थी फिर, या फिर DHCP कर लेते, पीपा की जरूरत क्या थी। दोनों का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ना, हम्म दोनों एक दूसरे की कमियों को हम्म दूर कर रहे हैं। तो अपन देखो एक तरीका ये याद रख लो, आप जो इंटरनेट पर जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में नेटवर्किंग में QoS पैकेट शेड्यूलर होता है, तो टिक होता है तो अनटिक करके एक बार ओके कर देना, वो आप इससे ये आपका हो जाएगा रिलीज, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये बता दिया मैंने, एक मेथड और बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल CMD में जाना है, लिखना है ipconfig/release, और फिर ipconfig/renew। तो रिलीज रिन्यू की आपकी आईपी लेनी है, ताकि आप, इससे होगा क्या, वो एक अलग आईपी ले लेगा उससे। अगर आपका बाय द वे अगर वो पीपा की आईपी पकड़ लिया 169 वाली,
तो इस तरीके से भी आप जो एक्चुअल IP है 192 सीरीज़ की DHCP की, वो वाली IP को कैच कर लेता है। ये आपका सेकंड मेथड है, IP config/renews, IP config/release, फिर IP config/renew। रिलीज़ में होता है जो पुरानी IP को रिलीज़ कर दो, रिन्यू उस, और हाँ नई IP ले लो। हाँ ठीक है। ठीक है ना। 3 मेथड बता दिए मैंने आपको कि किस किस तरीके से आप अपीपा को IP को हटा सकते हैं। अपीपा का यूज़ क्या होता है नेटवर्क के अंदर, काम कैसे करता है, अपीपा की रेंज कितनी होती है। 169 की जितनी भी IPs होती है वो आपकी अपीपा की जुड़ी होती वो है। सारी अपीपा कहते हैं। हाँ अपीपा होती है। अपीपा क्या होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, अपीपा की फुल फॉर्म होती है। अपीपा क्या करता है, DHCP जब फेल हो जाता है तब अपीपा काम करता है, अदरवाइज अपीपा का कोई यूज़ नहीं है। ओके अच्छा क्लियर है। सुमित भाई आपको क्लियर है कंसेप्ट? हाँ क्लियर है। ओके ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द HSRP। अभी हम इसकी स्लाइड पढ़ी है। ठीक है। हाँ वो भी बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, बड़ा ध्यान से समझना, या फिर आज कल करके देखिए। मैं थोड़ा बेसिक बता रहा था यार इसका। HSRP की स्लाइड पढ़ी है ना? ओके रुको यार, HSRP की स्लाइड, चलो इससे पहले एक कर लेते हैं। HSRP की स्लाइड आई थिंक मैंने डाउनलोड नहीं करी अभी। इससे पहले हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द राउटर ऑन स्टिक। तो ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है उससे एक बार लिंक शेयर कर देना, मैंने कल ढूंढा था बट मिला नहीं डाउनलोड करने के लिए। सिस्को पैकेट ट्रेसर लिख दो यार, इस पे आपको तभी मिल जाएगा। आपको आया नहीं कुछ इसका कुछ? आया था बट डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं मिला था नहीं कहीं नहीं, भी। आपको पहले सिस्को की साइट से लॉगिन करना पड़ता है इसके लिए, तो फिर तो आपको, पेमेंट वगैरह करना पड़ता है कुछ? हाँ लॉगिन लॉगिन एक आईडी बनानी पड़ती है सिस्को की, फिर इसके हम्म, बाद वो एक डाउनलोड की का ऑप्शन प्रोवाइड करता है आपको। अच्छा हाँ नहीं तो तो एक, कुछ पेमेंट वगैरह भी करना पड़ता है क्या उसके लिए? मैं आपको एक ना यूट्यूब पे एक लिंक दे दूंगा कि सिस्को पैकेट ट्रांसलेट को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा उस पर। हाँ हाँ वो शेयर कर देना। हाँ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इससे आपको इजी रह जाएगा करना। अच्छा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं राउटर ऑन ए स्टिक। तो राउटर ऑन ए स्टिक को इंटर वीलन राउटिंग भी कहा जाता है। तो इसको पढ़ते हैं कैसा चीज़ है ये चीज़।
एक सिनेरियो बना के देखते हैं जैसे उसमें बना रखा है, ऐसा कुछ है। ओके राउटर ऑन स्टिक का मतलब क्या है? अब क्या हो रहा है, राउटर ऑन स्टिक को एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। राउटर ऑन स्टिक एक, ध्यान से देखो, एक राउटर ये आपका है, उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे राउटर ऑन स्टिक नाम दिया गया है उसका। एक स्ट्रक्चर राउटर एक डायरेक्ट आपका बना हुआ है, इसके ज़रिए ये आपके अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक है अलग अलग बिजनेस पे। अब मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट चलने दो, फिर आपको भी चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है? कि बस कंसेप्ट मतलब एक बार बनने दो। हाँ 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 हाँ, चलो जी, थोड़ा सा लंबे लैब जो करते हैं छोटी सी। हालांकि हम लैब वैब का काम इस इसको का एडवांस कोर्स में आता है, पर ठीक है, एक बार कर लो यार, सीख लो तुम। और यार सत्येंद्र यार, कुछ रेफर वेफर कर दे करो फ्रेंड यार, कहीं का दे। सुमित आप भी यार कुछ फ्रेंड वेंड बताओ यार करो। चलो ठीक है, लेते हैं चार अपने, कैसा इसमें शो करें। ओके जी। एक पीसी यहाँ लगा दिया जी, यहाँ लगा दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी है तो कौन सी केबल लगेगी इसके अंदर, बताओ मुझे। राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी, हाँ, राउटर टू राउटर में कौन सी केबल लगती है, राउटर टू पीसी में कौन सी केबल लगेगी, ये बताओ मुझे। राउटर से राउटर नहीं पता, अरे यार एक बार बता दीजिए। कंसेप्ट रिवाइज नहीं करते मुझे। अच्छा कितना कितना टाइम देते हो जब क्लास होने के बाद, रिवाइज करते हो आप? डेली बेसिस पे तो नहीं हो पाता, हाँ हाँ मतलब क्लास जब होती है, हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन करते हैं वैसे। देखो रिवीजन, देखो नेटवर्किंग ऐसी चीज़ है, जितना रिवीजन करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा फिर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे फिर, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा ना यार। तो प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे तभी ये माइंड में स्टोर होएगा डाटा। ओके, तो यार सेम सेम के लिए क्रॉस ओवर लगती है और डिफरेंट डिफरेंट के लिए स्ट्रेट केबल लगती है, इतना याद रख लो यार, सिंपल सा कंसेप्ट। राउटर टू राउटर के लिए क्रॉस ओवर केबल, क्रॉसओवर, हाँ जी, एक क्रॉस ओवर कौन सी केबल है इसमें और डिफरेंट के लिए को स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट स्ट्रेट केबल ये रही। स्ट्रेट वन। हाँ ये देखो यार, अब इसका ये देख लेते हैं कौन से पे लगाया है इसने। FA01 पे 02, FA02 पे 0405, 3 पे क्या लगाया इसने, ठीक है जी, जैसे इसने लगाया वैसे हम भी लगा देते हैं। 01020405, ठीक है जी, लगाते कनेक्टिविटी। दवाई ले लें। चलिए एक बड़ी अच्छी सी लैब बनाते हैं, प्यारी सी लैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे केबल अपनी, केबल कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड ऑन द पॉट, क्यों नहीं कर रहा है? ओके, अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं रे,
ये ये क्रॉसओवर है ना? हाँ, ये स्टेट केबल है भाई, स्टेट केबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए स्टेट, सेम के लिए क्रॉस ओवर, बस इतना याद रख लो यार। अच्छा। डिफरेंट के लिए स्ट्रेट। अरे F01 पे लगनी है, गलत क्यों लगा रहा हूँ इंटरफेस में। 1 2 3 4 F01, ठीक है जी। इसके दो ही दे रखे कंसोल पोर्ट। एक मिनट रुको यार, ऐसा कैसे है? ये स्विच लगना है क्या इसको? इसको एक बार यहीं पे जाने दो, इसको एक बार साइड में करते हैं। ये 4 पे लेके जा रहे हैं इसको, और इसको 5 पे ले जाते हैं, जैसा डायग्राम में लिखा है। फिलहाल हमें एक स्विच में एक पोर्ट को हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट, ट्रंक पोर्ट पता होने क्या होता है? जो मल्टीपल कन्वर्सेशन एक बारी में ले जाता है। आपने वीलैन करा, तो हमने जब VTP कराया था मैंने, वीलैन ट्रंकिंग पोर्ट प्रोटोकॉल, तो उसमें ट्रंक पोर्ट बताया था मैंने। ट्रंक पोर्ट वो होता है जो मल्टीपल कन्वर्सेशन या मल्टीपल लाइंस को एक साथ कैरी कर जाता है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट वीलेंस। अब ये हुआ क्या? अभी तो हमने 4 PC कनेक्ट कर दिए इसके अंदर, ठीक है जी, हो गया। हाँ, अब देखते हैं अगली लैब क्या करती है। तो F800 से F8024 कनेक्टिविटी देते हैं।
देखो ग्रीन आ गया तो मतलब कि यहाँ पर सब ऑन है, पास सारे पोर्ट्स ऑन है आपके, नहीं तो रेड शो होते हैं आपके। जैसे अभी यहाँ पर रेड शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी ये रेड शो होते हैं। ये लाइट का मीनिंग समझो, लाइट्स का मीनिंग क्या है। देखो ग्रीन ग्रीन आ गया, अब कुछ टाइम बाद ये भी ग्रीन हो जाएंगे, टाइम लगता है इनको। ग्रीन मीन्स कनेक्टिविटी बराबर है, सब पोर्ट अप स्टेट के अंदर है अपने। शट अप है, शट डाउन नहीं है पोर्ट अप की स्टेट। लाइट मेंशन हो रही है, ये देखो ये रेड में शो हो रही है। अब ये देखते हैं कि क्या हुआ आगे। कुछ कुछ डायग्राम हमारा बन चुका है, अब थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं कि क्या कुछ है। तो ये जो हमारा है, दो जो पीसी लगे, ये हमने सेल्स का डिपार्टमेंट बना दिया, जिसको दे दी VLAN 2। समझ रहे हो, ये जो दो पीसी है इसको हमने, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, ये VLAN 2 हो गया। और ये जो दो पीसी है ये VLAN 3 दे दी, ये ईजीआर डिपार्टमेंट बना दिया अपना। VLAN 2 की जो IP दी गई है वो 10.10.10.10 है, और जो सबनेट दिया गया है वो 255.255.255.25 और इस वाले का जो सबनेट है वो 255.255.255.0 और IP है 20.20.20. ठीक है। और ये जो हमारा ट्रंक पोर्ट बनने के बाद एक स्विच बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी लेयर स्विच। और आपका अब ये क्या हो रहा है कि हमने जो FA00 था इसको सब इंटरफेस बना दिए। आप एक इंटरफेस के बहुत सारे यानी हज़ारों में सब इंटरफेस बना सकते हो। देखो FA0/0.2, 0.3, 0.4, 0.10, 0.11, 0.100, 0.1000 ऐसे ऐसे करके आप सब इंटरफेस हज़ारों में बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने इस पर भी बनाया, थोड़ा सा मुश्किल सेट है, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो। तो स्विच पे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, चलते हैं स्विच के अंदर। इसके CLI में गए, सत्येंद्र बताओ मुझे कौन से मोड में चला गया हूँ मैं, कौन सा मोड है भाई ये बताओ मुझे। अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो ना? हाँ, तो ये कौन सा मोड है अभी? ये ग्लोबल मोड है ना? ग्लोबल मोड है, करेक्ट यार, बिल्कुल करेक्ट, गुड। अभी हम ग्लोबल मोड के अंदर हैं। सुमित भाई 3 मोड होते हैं अपने राउटर्स के, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और ग्लोबल मोड। सबसे पहले यूज़र मोड में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इनेबल डालते ही हम प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डालते ही ग्लोबल मोड में आ जाते हैं। तो अभी हम ये ले लेते हैं। तो हमें इसको अपनी स्विच को ट्रंक बनाना है, तो कमांड डालनी पड़ेगी। इंटरफेस FA0/24 ये क्या कह रहे हैं, कुछ गलती फिर से करिए अब यहाँ से। अरे यार